हेलो बच्चों, मैं हूँ वर्षा और स्वागत है आपका सेल के सेकेंड पार्ट मेरे सेकेंड लेक्चर में। इसका नाम है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, हम सारा कुछ पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में और साथ ही हम डिस्कस करेंगे नीट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो हम स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। What are prokaryotes? What is prokaryotic cell? Cell is divided into two parts on the basis of presence or absence of nucleus. This is the basic difference between prokaryote and eukaryote. Prokaryote और eukaryote में basic difference है presence और absence of nucleus का। ये main difference है। नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। What is the main difference between prokaryote and eukaryote? तो हमें किसको आंसर को कंसिडर करना है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो हम लेंगे सेल, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रो का मतलब क्या होता है और कैरियोट का मतलब क्या होता है। इस वर्ड को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है ना, अलग अलग कर दिया है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ये बहुत पहले एग्जिस्ट करते थे, बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था इन सेल्स में, तो ये बहुत प्रिमिटिव है, हमसे भी प्रिमिटिव है। जहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था ना, पहले। प्रो का मतलब पहले, पूर्वज। प्रो का मतलब हो गया बिफोर, बिफोर न्यूक्लियस। एंड यू का मतलब हो गया न्यू, एडवांस, न्यू। तो प्रो है पुरानी चीजें हैं, पुरानी चीजों में क्या एडवांसमेंट नहीं रहेगा, बहुत सारी चीजों की कमी होगी। तो वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में भी बहुत चीजों की कमी है ना, लेकिन वो सरवाइव कर पाता है, उसकी अपनी मशीनरी है, सरवाइव कर पाता है। और यूकैरियोट्स में खूब सारी मशीनरी है, तो वो अच्छे से सरवाइव कर पाता है, अच्छे से ये भी सरवाइव कर पाता है, लेकिन वो मोर एडवांस है, एडवांस स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक सेल इज अ मोर एडवांस स्ट्रक्चर देन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी एब्सेंट होगी और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होगी। ऑर्गेनेलिज के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रोकैरियोट में ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है। दिस इज ऑल्सो द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स मिलते कहाँ हैं? प्रोकैरियोट्स हर जगह मिलते हैं, पानी में, हवा में, लैंड पर, इवन एनिमल्स की बॉडी में, सारी जगह प्रोकैरियोट्स मिल सकते हैं हमें, है ना। टिपिकल एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में भी काफी बैक्टीरिया है, तो वो क्या है, प्रोकैरियोट्स। जिसमें न्यूक्लियस नहीं है लेकिन मशीनरी है, वो अपने आप को सरवाइव कर सकता है। ये कंप्लीट सेल कहलाता है, वन सेल है जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकता है। हमने पहले लेक्चर में देखा था और हम प्रोकैरियोट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड में। अब डायग्रामेटिकली हम प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लेंगे एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल। ये है आउटर मोस्ट कवरिंग, 3 लेयर से बना होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग सेल एनवेलप जो है बैक्टीरियल सेल का 3 लेयर से बना होता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। This is the second layer. The red one is the third layer. This is the cell envelope. ये सेल एनवेलप है जो 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। 3 कंपोनेंट्स कौन से है? सबसे आउटर मोस्ट कंपोनेंट है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, बेटा ग्लाइकोकैलिक्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर वो थिक होता है, ग्लाइकोकैलिक्स थिक होता है, तो उसे कैप्सूल का नाम दिया जाता है। अगर वो चिपचिपा सा होता है, स्लाइमी होता है, तो उसे स्लाइमी लेयर का नाम दिया जाता है। तो 2 कंपोनेंट्स इसके, थिक होगा तो कैप्सूल और चिपचिपा होगा तो
स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर। सेकेंड जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे सेल वॉल। सेल वॉल होती है बैक्टीरियल सेल की, वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है यूकैरियोटिक सेल के, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को ही आने जाने दे सकती है, कुछ कुछ सॉल्वेंट्स को ही आने जाने दे सकती है। और ये की यूनिक फीचर है, एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी सेल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर द सेल। सेल वॉल नहीं होगी चलेगा, प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। ये भी नीट का एक क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, PYQ है कि absolute requirement of a cell which structure is the absolute requirement of a cell, तो plasma membrane is the absolute requirement of a cell। ये तीनों लेयर मिलकर बनाती है बैक्टीरियल सेल का सेल एनवलप। तीनों लेयर मिलकर बनाती है सेल एनवलप। नेक्स्ट है बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड। कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड डीएनए, naked DNA is present as a genetic material, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है विदाउट एनी मेम्ब्रेन, इसीलिए इसे नेकेड डीएनए कहा जाता है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है इसको, सारा ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड। एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर, कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। नेक्स्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास में राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एक ही प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स। यूकैरियोट्स में भी होते हैं राइबोसोम और प्रोकैरियोट में भी होते हैं। क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में? ये होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स तो क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, राइबोसोम्स कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में? तो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं 70S। 70S इनकी सब यूनिट्स कौन सी है? 50S प्लस 30S। 50S प्लस 30S। लार्जर सब यूनिट है 50S, स्मॉलर सब यूनिट है 30S। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और उनकी क्या फंक्शंस होते हैं। अच्छा, राइबोसोम के क्या फंक्शंस होते हैं? इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस ना, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। बस यही फर्क होता है इनकी सब यूनिट्स का, इनकी स्वीटबर्ग कांस्टेंट। ये एस हम आगे पढ़ेंगे, राइबोसोम को डिटेल में पढ़ेंगे जब क्या होता है एस का मतलब। हमें अभी केवल ये याद रखना है कि राइबोसोम 70S होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसकी लार्जर सब यूनिट 50S है और स्मॉलर सब यूनिट 30S है। एक और चीज प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में,
मीजोसोम्स। मीजोसोम्स बनते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इनग्रोथ होती है तब एक और स्ट्रक्चर बनता है मीजोसोम। वो रेस्पिरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ये वेसाइकल्स के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है और आगे देखेंगे इसके बारे में हम डिटेल में। अभी हमें ये याद रखना है डायग्राम में मीजोसोम्स कहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल के बन जाता है। कुछ और ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। स्टोर्ड फूड मटेरियल, इंक्लूजन बॉडीज है स्टोर्ड फूड मटेरियल्स। इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इंक्लूजन बॉडीज में, ये भी साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। ठीक है, अब इनके अपेंडेजेस के बारे में हम बात करेंगे। बैक्टीरियल सेल के अपेंडेजेस के बारे में हम बात करेंगे तो 3 टाइप के अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक होता है फ्लैजिला, एक होता है पाइली और कुछ होते हैं फिम्ब्रीज। फिम्ब्रीज छोटे छोटे होते हैं और पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल नंबर में ना। फ्लैजिला का काम होता है मोटिलिटी। फ्लैजिली मोटिलिटी में काम आते हैं, है ना। इधर से उधर जाने के लिए फ्लैजिला काम आता है, अपेंडेज की तरह काम आता है। लेकिन पाइली का फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब कॉन्जुगेशन होता है, हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, तब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में काम आती है पाइली का कोई रोल नहीं होता है लोकोमोशन में, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है ये। ठीक है, फ्लैजिला इज द लोकोमोटरी ऑर्गन। पाइली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। और जो लास्ट में जो फिम्ब्री है, फिम्ब्री का फंक्शन है अटैचमेंट। कोई भी सबस्ट्रेट से अटैच होने के लिए फिम्ब्री की जरूरत पड़ती है। अटैचमेंट, कहीं पे भी अटैच करने के लिए फिम्ब्री की जरूरत पड़ती है। तो ये है डायग्राम एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का। साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता ही है, सब जगह साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये पार्ट्स होते हैं एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल के। टिपिकल बैक्टीरियल सेल, चलिए इसे रिवाइज कर लेते हैं हम। एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल किस किस चीज से बना होता है। एक तो सेल एनवलप होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है। सेल एनवलप इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है नेकेड डीएनए के फॉर्म में। नेकेड डीएनए जो साइटोप्लाज्म में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जैसे यूकैरियोट्स में होता है। न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट में, तो उसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन यहाँ पे सारा खुला ही होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, वो कुछ बैक्टीरियाज में होता है, मोस्टली सब बैक्टीरियाज में होता है, और वो एडवांटेज भी है, उसका एडवांटेज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं मीजोसोम। उसका रेस्पिरेशन का काम है, उसके बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, हमें याद रखना है बस इतना सा अभी तक। फिर हमने देखे थे राइबोसोम्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, और ये 70s होते हैं प्रोकैरियोट्स में। फिर हमने पढ़े थे अपेंडेजेस में हमने पढ़ा था फ्लैजिला, सीलिया एंड फिम्ब्री। फ्लैजिला, पाइली एंड फिम्ब्री। तो फ्लैजिला का क्या काम होता है, मोटिलिटी का, लोकोमोटरी ऑर्गन है ये। और पाइली का काम होता है सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में काम आता है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और फिम्ब्री का काम होता है सबस्ट्रेट से अटैचमेंट का। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सेल एनवेलप, तो सेल एनवेलप में बच्चों क्या क्या लिखना है हमको, क्या क्या देखना है।
हमें देखना है कि सेल एनवलप किन किन चीज़ों का बना है। केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवलप बना होता है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलकर बनता है बैक्टीरियल सेल का सेल एनवलप। सेल एनवलप बनेंगे, सेल एनवलप में क्या क्या चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें हैं, उनका उनका फंक्शन क्या है वो भी हमें देखना है। क्या होता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पूरे सेल को बर्स्टिंग से बचाता है। आगे सारे फंक्शंस हम देखेंगे, बस हमको क्या करना है, सेल एनवलप क्या होता है। सेल एनवलप इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप, सेल एनवलप के बेसिस पर बैक्टीरियल सेल दो टाइप्स के हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बारे में बता देती हूँ। अब हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम स्टेनिंग किसने दी थी? ग्राम स्टेनिंग दी थी ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने, बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने 1884 में, है ना। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ह्यूज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, हमारे एनवायरमेंट में ह्यूज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो इसको डिवाइड किया उन्होंने सेल एनवेलप के बेसिस पर दो पार्ट्स में। उसको नाम दिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। कैसे कैसे नाम दिया उन्होंने? ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे उन्होंने एक प्रोसीजर, एक टेक्निक निकाली थी, जिसमें उन्होंने क्या किया, फर्स्ट उन्होंने एक बैक्टीरियल स्मीयर लिया, कवर स्लाइड पे बैक्टीरियल स्मीयर लिया। स्मीयर लेने के बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप में उनको बैक्टीरियाज नजर आ रहे हैं, बैक्टीरियाज नजर आ रहे हैं, लेकिन सारे एक से नजर आ रहे हैं, सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं ना, सब एक जैसे, बस उनका शेप अलग अलग है, तो सब एक जैसे नजर आ रहे हैं। कैसे पता चलेगा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उन्होंने उसको स्टेन किया क्रिस्टल वॉयलेट डाई से 1 मिनट के लिए। स्टेन करने के बाद में उन्होंने उसको 2 सेकेंड के लिए डिस्टिल वाटर से वॉश किया, वाटर से उन्होंने उसको वॉश किया 2 सेकेंड्स के लिए। वॉश करने के बाद में उन्होंने उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला, फिर से उन्होंने 1 मिनट तक उसको स्टैंड रखा। 1 मिनट तक स्टैंड रखने के बाद में उन्होंने फिर से उसको रिंस किया वाटर से 2 सेकेंड के लिए। 2 सेकेंड के लिए वॉश करने के बाद में उन्होंने उसको इथाइल अल्कोहल से डीकलराइज करने की कोशिश की। इथाइल अल्कोहल से बैक्टीरियाज को डीकलराइज करने की कोशिश की 5 to 10 सेकेंड्स के लिए, है ना, ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, फिर से डीकलराइज कर दें। तो उन्होंने देखा कुछ बैक्टीरियाज है जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट को छोड़ा नहीं, क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन किया है, क्रिस्टल वॉयलेट नजर आ रहे हैं होने के बाद में भी, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज है जिन्होंने अपना कलर छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको फिर से रिंस किया उन्होंने वाटर से, अल्कोहल के बाद में वाटर से रिंस करने के बाद में 2 सेकेंड तक। फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर सैफ्रेनिन को डाला। सैफ्रेनिन को डालने के बाद में उन्होंने 45 सेकेंड तक उसको स्टैंड रखा, और क्या देखा, जो बैक्टीरियाज क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं कर पाए थे, उन्होंने सैफ्रेनिन को रिटेन कर लिया। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? उन्होंने क्या, पहले तो देखते हैं, उन्होंने फिर उसका नाम रख दिया था ग्राम पॉजिटिव। जिन्होंने कलर रिटेन कर लिया था उसको रख दिया ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर सैफ्रेनिन का रिटेन कर पा रहे थे उनका रख दिया ग्राम नेगेटिव। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उनकी जो सेल वॉल थी, उनकी जो सेल वॉल थी वो थिक थी, थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थी। ठीक है, ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरे कलर से बनाते थे डिफरेंशिएट करने के लिए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो दूसरा बैक्टीरिया था, उसकी सेल वॉल इस सेल वॉल से थिन थी।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो थिक सेल वॉल प्रेजेंट थी, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, और इसमें थिन पेप्टिडोग्लाइकन, प्लस इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन और प्रेजेंट थी पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड, लाइपोपॉलीसेकेराइड की एक और लेयर थी, आउटर मोस्ट लेयर। तो यहाँ पे एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे दो पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है। तो थिक पेप्टिडोग्लाइकिन के कारण क्या हुआ, इसने क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन कर लिया। अल्कोहल से वॉश करने पर भी इसका कलर नहीं गया, लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में, वो सेल वॉल थिन है तो वो इस कलर को रिटेन नहीं कर पाई, और जो लाइपोपॉलीसेकेराइड के आउटर लेयर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, उसकी वजह से सैफरनिन का कलर इसमें रिटेन हो गया। तो ये था मेन डिफरेंस बेटा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल का, सेल वॉल के सेल एनवेलप का, सेल एनवेलप के बेसिस पर, है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की लेयर। तो ये है सेल एनवेलप जो है पेप्टिडोग्लाइकन, थिक पेप्टिडोग्लाइकन, ये तो था ग्राम पॉजिटिव, और ये है ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और ये ग्राम नेगेटिव। तो सेल एनवेलप के बेसिस पर सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ह्यूज ग्रुप है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये दो बैक्टीरिया दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है ग्राम ने। लेकिन कुछ क्लासेस, एक क्लास ऐसी है माइकोबैक्टीरिया की, जो ना तो ग्राम पॉजिटिव है न ग्राम नेगेटिव है। ये एक्सेप्शन है बेटा, इसको याद रखना है। माइकोबैक्टीरियम न तो ग्राम पॉजिटिव है न ग्राम नेगेटिव है। इसकी जो आउटर लेयर है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। पेप्टिडोग्लाइकन तो रिटेन करता है क्रिस्टल वॉयलेट को, लेकिन साथ ही साथ माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिस वजह से वो क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं कर पाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के कंपोजिशन के बारे में हमने देख लिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के सेल एनवेलप्स हमने देखे ड्राइंग में। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है आउटर लेयर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और कैप्सूल प्रेजेंट होगा। थिक होगा तो कैप्सूल होगा, थिन होगा तो स्लाइमी लेयर होगा। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर लेयर प्रेजेंट होगी किसकी, फॉस्फोलिपिड की और लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की। आउटर लेयर दो पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होगी उसके अंदर, वही साइटोप्लाज्मिक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब इनके हम कंपोनेंट्स देखेंगे, सेल एनवेलप के डिटेल में देखेंगे हम। अब फंक्शंस क्या क्या है सेल एनवेलप के, फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं, डिटेल में हम पढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ में फंक्शंस भी स्ट्रक्चर के साथ में पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या फंक्शंस थे सेल एनवेलप के। जो आउटर लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स है, वो प्रोटेक्शन देगा। सेल वॉल है जो शेप एंड साइज प्रोवाइड करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो परमेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, है ना, सब्सटेंस को आने जाने में परमेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। और मीजोजोम्स है तो रेस्पिरेशन में काम आएंगे, और मीजोजोम्स के फॉर्म बनेंगे, है ना, वेसाइकल्स के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में वो बनेगा, और अलग अलग उसके फंक्शन होंगे। रेस्पिरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में मीजोजोम्स काम आएगा। किसके एक्सटेंशन है, सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो आउटर मेम्ब्रेन है सेल एनवेलप के एक्सटेंशन से फ्लैजिला बनेंगे। फ्लैजिला का कैसे बनेगा वो आगे देखेंगे हम, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला देखेंगे जब। तो ये है सेल
एनवेलप के फंक्शंस, शेप, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला करेगा, फॉर्मेशन ऑफ अपेंडेजेस करेगा, फॉर्मेशन ऑफ मीजोसोम्स करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है तो ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, सेल वॉल रिजिड है तो प्रोटेक्शन का काम होगा। ये सारे फंक्शन हमें नजर आएंगे सेल एनवेलप में। ओके बच्चों, सेल एनवेलप की मॉडिफिकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या मॉडिफिकेशंस है और केमिकल कंपोजिशन सेल एनवेलप का क्या है। एक एक पार्ट को लेकर, सेल एनवेलप के तीन कंपोनेंट्स हैं, तो एक एक को हम लेकर उसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ओके तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स 2 लेयर से बनी होती है, एस लेयर और आउटर मोड म्यूसिलेज। आउटर होती है म्यूसिलेज और इनर होती है एस लेयर। ठीक है, आउटर होती है, इनर होती है एस लेयर और आउटर होती है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज इनर लेयर एस लेयर, एस लेयर बनी होती है पॉलीपेप्टाइड्स की, पॉलीपेप्टाइड्स रिच इन अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है जो कि सेल वॉल को बचाती है। सेल वॉल अंदर की तरफ होती है ना, सेल वॉल को पॉलीपेप्टाइड्स बचाती है, एस लेयर बचाती है। एस लेयर प्रेजेंट होती है सेल वॉल के पास में। ठीक है, इसको डिसॉल्व होने से एस लेयर बचाती है। और बाहरी लेयर जो है, आउटर लेयर है, वो म्यूसिलेज की बनी होती है। ये कार्बोहाइड्रेट रिच होती है, म्यूसिलेज कार्बोहाइड्रेट रिच होती है, कार्बोहाइड्रेट रिच होती है। और जब थिक हो जाती है तो हम इसको कहते हैं कैप्सूल। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे तब वो थिक हो जाएगी और तब हम उसको नाम देंगे कैप्सूल का। ठीक है, तो ये बेटा एसेंशियल नहीं होती है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है आउटर लेयर, कुछ में नहीं प्रेजेंट होती है। ओके तो दिस इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। ये ग्लाइकोकैलिक्स जरूरी नहीं है कि ये एसेंस नहीं है, ये प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। तो ये सेल को स्टिकी नेचर प्रोवाइड कराती है। स्टिकीनेस जो होती है सेल की, वो ये ग्लाइकोकैलिक्स, जैसे किसी सबस्ट्रेट से अटैच होना है, स्टिक होना है, तो ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड्स अ स्टिकीनेस टू द सेल। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, सेकेंडरी फंक्शन। सबसे पहला है प्रिवेंशन फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन से मतलब क्या होता है, जब डेसिकेशन क्या होता है कि सारा मॉइस्चर निकल गया सेल में से, तो ये उसका प्रोटेक्शन करती है, सारा कुछ एवापोरेट नहीं हो पाता है सेल में से। डेसिकेट होने से, सर्डन से ये बचाता है, सिकुड़ने से इस सेल को ये बचाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेगोसाइट्स, फेगोसाइट्स से बचाता है। फेगोसाइट्स क्या होते हैं, जो सेल को खा जाते हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स एंड ड्रग्स से बचाता है। आउटर लेयर जब स्ट्रांग होगी तो ड्रग्स इस पे काम नहीं कर पाएंगे। वायरसेस से बचाता है। सीधी सी बात है, जब कैप्सूल, जब थिक लेयर होगी तो प्रोटेक्शन पूरा ही होगा। ठीक है, अटैचमेंट में इसको हेल्प करता है। अब सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल का क्या कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, हमने देखा था पहले ग्राम स्ट्रेनिंग में कि थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है ग्राम पॉजिटिव में और थिन होती है ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में थिक सेल वॉल जो होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर प्रेजेंट होती है, थिक लेयर प्रेजेंट होती है। देखते हैं 4 लेयर्ड है, यहाँ पे मैंने 3 लेयर्ड बनाया, यहाँ पे 3 लेयर्ड बनाया, यहाँ पे 4 लेयर्ड है। कितना इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन कितनी थिक होती है, ये थिक होती है 20 to 80 नैनोमीटर थिक, और ये होती है 8 to 12 नैनोमीटर थिक, 8 to 12 नैनोमीटर थिक होती है। और ये सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड है और स्मूथ है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स लेयर है। देख लें, ग्राम नेगेटिव में कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे आउटर लेयर भी प्रेजेंट है, इनर लेयर भी प्रेजेंट है और बीच में है सेल वॉल। सेल वॉल देखेंगे हम कितनी थिक है, वेवी है, यहाँ पे वेवी होती है। आउटर लेयर भी प्रेजेंट है, जो किसकी बनी होती है, याद करिए किसकी बनी होती है, हमने स्टेनिंग में पढ़ा था, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है।
आउटर मेम्ब्रेन में हाइड्रोफिलिक एंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड्स जो वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक एंड्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन से। सेल वॉल और क्या करती है? सेल वॉल बचाती है सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बर्स्ट होने से। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब सेल के बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होगा। हाइपो मीन्स कम, टॉनिक मीन्स कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन का जब एनवायरनमेंट होगा बाहर, तो क्या होगा? सेल के जो भी मिनरल्स है ना, सॉल्ट्स है, वो उसकी तरफ जाएंगे। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में अगर सेल का मटेरियल चला जाएगा तो क्या होगा? सेल बर्स्ट हो जाएगा। तो बर्स्ट होने से बचाएगी सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम होता है? बर्स्टिंग से बचाना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बर्स्टिंग से बचाने का काम होता है सेल वॉल का। तो किस वजह से होता है? ये हार्ड पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होती है सेल वॉल में, इस वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो परमिएबिलिटी शो करता है, सेमी परमिएबिलिटी, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करता है ना। तो सेल वॉल का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कौन से पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में? म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड। म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकन आर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में, और वो किसके बने होते हैं? ग्लाइकन स्ट्रैंड्स के बने होते हैं। कौन सी म्यूरिन प्रेजेंट होती है? कौन सी रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NAM एंड NAG। ये पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में, ठीक है। अब हम फिगर से हमें नजर आ रहा है कि लिपिड कंटेंट जो है वो ग्राम पॉजिटिव में कम है और लिपिड कंटेंट इसमें ज्यादा है। देख रहे हैं ना, ये भी पॉलीपेप्टाइड का बना है, ये भी पॉलीपेप्टाइड का बना है। तो लिपिड कंटेंट इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट कितना? 20 to 30% होगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 20 to 30% लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होगा सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये था सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में। सारा नोट्स में मैंने मेंशन कर रखा है सब कुछ, जो डायग्राम में मैंने आपको समझाया है। इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। थिक सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव में और थिन सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है? ग्राम नेगेटिव में दो लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल के बाहर, जो कि पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं उसमें, जो वाटर लविंग होते हैं, वाटर में इस सेल को अच्छे से रख पाता है। और इनर लेयर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो भी लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। थिन होती है इसकी सेल वॉल। सेल वॉल की मैंने दे दी है, कितना लेंथ होता है इनका, कितनी कितनी ये थिक होती है और कितनी कितनी ये थिन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में सिमिलर होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये हम इधर ही देखेंगे कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, डबल लेयर्ड होती है। किस किस की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। हमने देखा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है।
स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। यूकैरियोट्स में भी ऐसी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ये है बायलेयर, 2 लेयर्स है ना, तो ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर की बनी होगी। बायलेयर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं सारा कुछ बताऊंगी। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होते हैं, इंट्रिंसिक क्या होते हैं, है ना, ट्रांसमेम्ब्रेन क्या होते हैं। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है बीच में, ये इंट्रिंसिक है, धसा हुआ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और ऐसा ही होता है यूकैरियोट्स में। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर की प्रेजेंट होती है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इनके फंक्शंस होते हैं, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीजोसोम्स भी बनाएगा। ठीक है, इनके फंक्शंस होते हैं कि एक्टिव होती है, ये एक्टिव होती है मतलब कि ये और भी फंक्शंस में, इनका फंक्शन सेल वॉल फॉर्मेशन का भी होता है। मीजोसोम्स बनाते हैं, मीजोसोम्स का सेल वॉल फॉर्मेशन का, रेस्पिरेशन का, डीएनए रेप्लिकेशन में, सारे में काम आता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोकैरियोट्स में ये फंक्शन होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल्स। अब साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे, क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो ये हमारा बैक्टीरियल सेल बना दिया हमने। ठीक है, ये है इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियड नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, साइटोप्लाज्म में सिर्फ साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसका बना है? क्रिस्टेलोकॉलॉइड कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं क्रिस्टेलोकॉलॉइड कॉम्प्लेक्स। यानी कि कुछ नजर नहीं आता है, बस ऐसे नजर आता है कि खूब सारे दाने पड़े हैं अंदर। क्रिस्टेलो एरे ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ये क्रिस्टेलोकॉलॉइड, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल शोज क्रिस्टेलोकॉलॉइडल कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियॉइड नहीं बनाया, न्यूक्लियॉइड नहीं बनाया, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होंगे जैसे यूकैरियोट्स में होते हैं। एडवांस फीचर नहीं है इसके अंदर, है ना। सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ, लेकिन जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये हमें ग्रैन्युलर नजर आता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसमें, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इस वजह से हमें ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर इसका नजर आता है। ठीक है, अब इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। अदर नेम फॉर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज साइक्लोसिस। साइक्लोसिस इसमें नहीं होता है, यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म एक जगह ही रहता है, साइक्लिंग नहीं होती है, मतलब ये मूव नहीं करता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेलिज नहीं है। ऑर्गेनेलिज नहीं है तो इसको मूव करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे लहरें उठती है ना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग उसको कहते हैं, लहरें उठती हैं पानी में, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती है। साइक्लोसिस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। ओके, इसके अंदर सिर्फ वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इंस्टेड गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स, कुछ गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन सैप वैक्यूल्स जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में गैस वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म देख लिया बेटा, साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, अब ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, साइटोप्लाज्म देख लिया, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मीसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मीसोसोम्स के बारे में जानेंगे हम डिटेल में कि क्या होते हैं मीसोसोम्स, कितने टाइप्स के होते हैं मीसोसोम्स, है ना, क्या एसोसिएशन होता है मीसोसोम्स का, कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो मीसोसोम हम ड्रॉ करके देखेंगे। ये है आउटर कवरिंग हमारी बैक्टीरियल सेल की। ठीक है, ये है
सेल वॉल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन ग्रोथ से मेसोसोम फॉर्म होता है ना, वह साइकिल शेप का होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मेसोसोम्स का। ठीक है, मेसोसोम इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मेसोसोम सिंगल देखें, अगर हम इसको एनलार्ज थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हमें कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा बेटा? इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसमें मेसोसोम्स प्रेजेंट होंगे 3 टाइप्स के, मतलब 3 फॉर्म्स में नजर आते हैं। ठीक है, एक तो फॉर्म होता है लेमिली, वेसाइकल, और तीसरा जो होता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, 2 टाइप्स के मेसोसोम्स फॉर्म होते हैं, सेप्टल और लेटरल। सेप्टल मेसोसोम जो होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता है न्यूक्लियोइड से, और डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है। ठीक है, जो सेप्टल मेसोसोम होगा, सेप्टल मेसोसोम कनेक्ट करेगा न्यूक्लियोइड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और दूसरा होगा लेटरल मेसोसोम। लेटरल मेसोसोम्स का कोई काम नहीं होता है न्यूक्लियोइड के पास में। ठीक है, वो सिर्फ रेस्पिरेशन के काम आएगा। तो 2 टाइप के मेसोसोम्स प्रेजेंट होंगे, सेप्टल एंड लेटरल। ओके, तो ये था मेसोसोम्स के बारे में। अच्छा, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लेटरल मेसोसोम्स में जो भी रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, उस मेसोसोम को हम कहेंगे कॉन्ड्रॉइड। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा चुका है। कॉन्ड्रॉइड क्या है? रेस्पिरेटरी एंजाइम कंटेन करने वाला मेसोसोम, लेटरल मेसोसोम, उसे हम कहेंगे कॉन्ड्रॉइड। तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट देखेंगे हम साइटोप्लाज्म का, राइबोसोम्स के बारे में मैंने आपको डायग्राम में बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम में बताया था। ये कैसी होती है प्रोकैरियोट्स में? 70S, 2 सब यूनिट से मिलकर बनती है, 50S एंड 30S। ठीक है, इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। मेम्ब्रेन लेस होती है ये। ओके, तो राइबोसोम्स कैसे होती हैं? 2 सब यूनिट की बनी होती है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट होती है 30S, और ये होती है 50S, दोनों मिलकर बनती है 70S। ठीक है, अब इसमें भी बेटा जो 30S होती है उसको भी फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो 16S तो RNA होता है, RNA और प्रोटीन से राइबोसोम्स बनता है। ठीक है, और 21 प्रोटीन, RNA एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है। 16S rRNA, राइबोसोमल RNA प्रेजेंट होता है, और जो 50S यूनिट होती है उसको हम डिवाइड करेंगे तो बनेगा 23S rRNA और 5S rRNA, और बाकी का 34 प्रोटीन। ओके, तो क्या होता है इसका फंक्शन? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये बेटा पॉलीसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते, पॉलीसोम्स की फॉर्म में ऐसे चेन पर ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पॉलीराइबोसोम्स इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके,
कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया, रोडोस्पाइरिलम, जिसके अंदर क्रोमेटोफोर्स एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्रोमेटोफोर्स वो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ना। उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट की वजह से क्या होता है ना, वो अलग अलग कलर के नजर आते हैं, है ना। क्रोमेटोफोर्स आर पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स। पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कौन से बैक्टीरियाज में, साइनोबैक्टीरिया, रोडोस्पाइरिलम में प्रेजेंट होते हैं ना। कौन से पिगमेंट, कैरोटीनॉइड एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। कैरोटीनॉइड और बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल है तो इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में ये काम आएंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ओके, तो क्रोमेटोफोर्स कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में ये क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोइड के बारे में। साइटोप्लाज्म में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोइड, जो सबसे मेन स्ट्रक्चर है, जिसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड का न्यूक्लियस के बराबर, है ना। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस करता है, वही प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड काम करता है। न्यूक्लियोइड कैसे क्या क्या काम करता है, जेनेटिक मटेरियल है। देखेंगे हम न्यूक्लियोइड के बारे में। न्यूक्लियोइड ये है बैक्टीरियल सेल हमारा, ठीक है। न्यूक्लियोइड कैसे प्रेजेंट होता है बेटा बैक्टीरियल सेल में, है ना। ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी तक तो सब याद हो गया होगा आपको। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है न्यूक्लियोइड। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड में जो प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियोइड है बेटा, वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। 3 पार्ट्स इसमें प्रेजेंट है। सबसे पहला पार्ट है सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डुप्लेक्स डीएनए, है ना। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड है, डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन प्रेजेंट, पॉलीअमीन प्रेजेंट होता है। ओके, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड पॉलीअमीन, उसको कहते हैं प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन प्रेजेंट होता है। 3 मेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोट्स में। और इसका मेन क्या है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के न्यूक्लियस में क्या फर्क, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियोइड होता है। जेनेटिक मटेरियल में क्या फर्क है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है नेटवर्क की शेप में। डीएनए, नेकेड डीएनए, इसलिए इसे नेकेड डीएनए कहा जाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है वही न्यूक्लियोइड का फंक्शन होता है प्रोकैरियोट्स में। अब हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, और ये उस न्यूक्लियस से डिफर करता है। न्यूक्लियोइड क्या काम करता है, न्यूक्लियोइड किससे बना होता है, डीएनए से, आरएनए से और प्रोटीन से। ओके, ये न्यूक्लियोइड का फंक्शन। न्यूक्लियोइड का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियोइड का फंक्शन है एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये काम करता है। ओके, तो इसको और क्या क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड को और क्या क्या है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूक्लियोइड को और क्या क्या कहा जाता है। न्यूक्लियोइड नहीं लिखकर एग्जाम में एग्जामिनर लिख देगा जीनोफोर, हम बोलेंगे अरे जीनोफोर क्या आ गया। जीनोफोर, न्यूक्लियोइड को ही जीनोफोर कहा जाता है। न्यूक्लियोइड को प्रोक्रोमोसोम कहा जाता है, न्यूक्लियोइड को इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियोइड को क्रोमोनिम कहा जाता है। इसके वेरियस नेम्स हैं, तो ये आप याद रखिएगा, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और क्रोमोनिम, ये सारे इसके अदर नेम्स हैं न्यूक्लियोइड के। ओके, तो न्यूक्लियोइड का हमने देख लिया। इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोकैरियोट्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड भी हो सकता है। एसोसिएट कैसे होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मैंने बताया था, मीजोजोम्स के थ्रू, मीजोजोम्स के थ्रू भी हो सकता है, और डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी एसोसिएटेड हो सकता है। ओके, तो ये है न्यूक्लियोइड के बारे में। आगे हम देखेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी एक प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में आगे पढ़ेंगे। प्लाज्मिड भी एक जेनेटिक मटेरियल है, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है, ठीक है। उसका न्यूक्लियोइड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी किसी में प्लाज्मिड एब्सेंट भी होता है, ठीक है। प्लाज्मिड का प्रेजेंट होना जो जेनेटिक स्टडीज है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडीज है, उसके लिए प्लाज्मिड होना इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है प्लाज्मिड।
आप हायर स्टडीज में जाओगे जब पढ़ोगे प्लाज्मिड के बारे में कि कहाँ कहाँ प्लाज्मिड का वर्क होता है, ठीक है। इस पे बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट होती है रिसेप्टर की, बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट होती है। तो अभी हमारे जो लेवल पे प्लाज्मिड का पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियोइड से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। अगर बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, बैक्टीरिया के लिए प्लस पॉइंट है अगर बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है। और ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है, अपने आप रेप्लिकेट हो जाता है ना, 1 से 2, 2 से 4। रेप्लिकेशन भी इसका इंडिपेंडेंट है, अपने आप रेप्लिकेट हो जाता है, इसमें मशीनरी कुछ ऐसी प्रेजेंट होती है तो मेन न्यूक्लियोइड पे प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ इस तरह का होता है प्लाज्मिड, देखा था क्रोमोसोम में, ये साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, ये हमारा प्लाज्मिड। ओके, तो ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ओके, अब इस पे कुछ क्रिटिकल जीन्स, फर्टिलिटी फैक्टर्स और ये सारे प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से क्या, बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज में प्लाज्मिड का बहुत अच्छा वर्क होता है। ओके, तो अभी आपको इतना ही याद रखना है प्लाज्मिड के बारे में। तो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए। ओके बेटा, साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोइड के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। अब साइटोप्लाज्म में कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, उनके कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। तो सबसे पहले इंक्लूजन बॉडी होती है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए, जो ठीक है। गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं, गैस वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, स्टोरिंग ऑफ गैस, नाम से ही पता चलता है ना। नाम से ही पता चलता है, तो क्या होता है, ये रहा हमारा बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, हेक्सागोनल, सारे टाइप के गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स का काम क्या होता है, अच्छा ये सिर्फ हमें साइनोबैक्टीरिया, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में मिलता है कि ये हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के काम आते हैं, गैस का स्टोरेज करने से काम आते हैं। गैस का स्टोरेज करेंगे तो ये क्या, वाटर इनके अंदर नहीं जाएगा, इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू गैसेस। गैसेस इनके अंदर परमिट कर सकती है, लेकिन वाटर इनके अंदर, वाटर कर जाएगा तो गैस वैक्यूल का आएगा, ठीक है। तो गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। गैस वैक्यूल आर प्रेजेंट इन, अब कौन से हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है और परमिएबल टू एटमॉस्फेरिक गैसेस होता है। ओके, नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडी कौन सी थी हमारी, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज है जो इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कौन से सल्फर ग्रेन्यूल, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, ये सारे स्टोर्ड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये नॉन लिविंग इंक्लूजन बॉडीज है। तो इनके ये क्या करते हैं, इनकी एबिलिटी होती है अलग अलग कलर्स को लेना, अलग अलग कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेना, तो ये चमकदार नजर आता है एकदम, बैक्टीरिया की बॉडी में एकदम चमक के नजर आता है ना, ऐसे चमकदार नजर आते हैं, चमकदार नजर आते हैं। तो इनको इसीलिए बोलते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। मेटाक्रोमेटिक, अलग अलग कलर्स को लेकर ये इसमें चमकदार नजर आता है इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स की वजह से। कुछ देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, देखा होगा कभी आपने, नहीं देखा होगा तो देख लेंगे। तो क्या होता है, ये होता है इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स की वजह से, ठीक है। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, सल्फर ग्रेन्यूल्स, आयरन ग्रेन्यूल, जैसे जैसे इन पार्टिकल्स के कलर होते हैं वैसे वैसे रेडिएशंस ये दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट फूड रिजर्व्स। फूड रिजर्व्स कौन से होते हैं, ये भी नॉन लिविंग है, फूड रिजर्व्स भी। तो कौन से होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग फूड रिजर्व्स होते हैं। साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ठीक है, लिपिड ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, सारे अलग अलग फूड रिजर्व्स होते हैं। और जैसे कि ह्यूमन बॉडी या फिर यूकैरियोट्स में स्टार्च होता है रिजर्व फूड, उसकी जगह यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है रिजर्व फूड मटेरियल। ये मेन पॉइंट है, ग्लाइकोजन इज द मेन स्टोरेज,
food reserve, glycogen. ठीक है, starch is replaced by glycogen. Glycogen is the main storage of food, stored food material. ठीक है, अब instead of poly beta hydroxybutyrate, इंस्टेड ऑफ फैट्स की जगह PBH प्रेजेंट होता है. फैट्स नहीं प्रेजेंट होता है स्टोर्ड फूड में. ठीक है, उसकी जगह PBH प्रेजेंट होगा. प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और कार्बोक्सीसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेटिक फॉर्म, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं. तो ये थे इंक्लूजन बॉडीज. इंक्लूजन बॉडीज यानी नॉन लिविंग बॉडीज. नॉन लिविंग बॉडीज में गैस वैक्यूल्स आ गए हमारे, इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स आ गए हमारे, और फूड रिजर्व्स आ गए. अब हम देखेंगे बेटा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म हो गया, बैक्टीरिया की अपेंडेजेस के बारे में. सबसे पहले हम फ्लैजिला के बारे में देखेंगे. फ्लैजिला के बारे में डायग्रामेटिकली बता रही हूँ मैं सारा कुछ, ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करिएगा. अब बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है ना बच्चों, देखो ध्यान से देखना कि स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, हम समझेंगे तो हमें इजी लगेगा. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहां से लेके यहां तक, इसे हम कहेंगे बेसल बॉडी. बेसल बॉडी. ठीक है, बेसल बॉडी देखिए, ध्यान से देखिए कि ये क्या स्ट्रक्चर है. ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो है फ्लैजिला का, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है. अब हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बेसल बॉडी अराइज करेगी. ठीक है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे SM रिंग कहा जाएगा, SM रिंग कहा जाएगा इसको. ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, SM रिंग कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से बेसल बॉडी अराइज करेगी. अराइज करने के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, कौन सी वॉल होती है, सेल वॉल होती है. ये आपकी सेल वॉल है. ठीक है, सेल वॉल है मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. सेल वॉल के अंदर P रिंग प्रेजेंट होगी. अराइज कर रहा है बेसल बॉडी. बेसल बॉडी कहाँ से अराइज कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में ये सेल वॉल से पास होगा. सेल वॉल के बाद में मतलब P रिंग से पास होगा. सेल वॉल के बाद में आउटर रिंग, आउटर मेम्ब्रेन से. आउटर मेम्ब्रेन ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, अपने मैंने कहा था लाइपोपॉलीसैकेराइड की प्रेजेंट होती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में. तो और फिर ये पार्ट है हुक. 3 पार्ट्स का बना होता है फ्लैजिला, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट. तो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हुक है, हुक क्या करता है, फिलामेंट को बेसल बॉडी से ज्वाइन करता है. कॉइल्ड स्ट्रक्चर हुक joins the filament from the basal body. सिर्फ बेसल बॉडी वाला पार्ट ही सेल एनवलप के अंदर रहेगा और बाकी ये हुक एंड फिलामेंट बाहर होंगे. जो फिलामेंट है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा. ओके, तो बच्चों देखिए ये जो बाहर आउटर मेम्ब्रेन की रिंग है इसे हम L रिंग कहेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन सी रिंग एब्सेंट या प्रेजेंट होती है. ओके, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पता है आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो हम क्या कहेंगे, L and P रिंग आर एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. L and P रिंग आर प्रेजेंट इन ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, कौन सी रिंग किस बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है. ठीक, और फ्लैजिला कितने पार्ट्स का बना होता है, 3 पार्ट्स का बना होता है, बेसल बॉडी, hook and filament. That's it. नेक्स्ट अपेंडेजेस है पाइली एंड फिम्बरी. बताया था मैंने आपको, ड्रॉ करके बताया था आपको मैंने, जब सेल का डायग्राम बनाया था हमने. पाइली प्रेजेंट होता है कहाँ, फ्लैजिला के पास ही पाइली प्रेजेंट होता है. पाइली इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के काम आता है पाइली. और फिम्बरी जैसा कि इस डायग्राम में दे रखा है, छोटा हो गया डायग्राम थोड़ा,
डायग्राम पे दे रखा है कि पूरी बॉडी पे फिम्बरी प्रेजेंट होता है, फिम्बरी पूरी बॉडी पे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे पूरी बॉडी पे फिम्बरी प्रेजेंट होता है, जो जिनका क्या काम होता है, सबस्ट्रेट से अटैच होना, अटैचमेंट के काम का है। ये दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गन ओनली, लोकोमोटरी अपेंडेज ओनली क्या था, फ्लैजिला। पाइली एंड फिम्बरी आर नॉट एसोसिएटेड विद लोकोमोशन इन बैक्टीरियल सेल। इस दोनों का फंक्शन अलग अलग है। पाइली क्या काम करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के काम करता है। डोनर बैक्टीरियल सेल कंटेन फर्टिलिटी फैक्टर प्रोड्यूसेस 1 to 4 पाइली, 1 to 4 पाइली प्रेजेंट करता है डोनर, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे डोनर क्या होता है, रिसिपिएंट क्या होता है। तो पाइली हमें इतना ही रखना, पाइली का फंक्शन क्या है, पाइली का फंक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। और फिम्बरी का फंक्शन क्या है, अटैचमेंट, अटैचमेंट का फंक्शन होता है फिम्बरी का, सॉलिड सरफेस, होस्ट टिश्यूज कहाँ पे भी अटैच करना है अगर, तो फिम्बरी का फंक्शन होता है ये। अपेंडेजेस भी देख लिया हमने, साइटोप्लाज्म देख लिया। एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट में हम एक रिकैप देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, सेल एनवेलप है और क्या है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल अपेंडेजेस है। ओके, तो सेल एनवेलप में हमने क्या क्या पढ़ा, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स में क्या क्या था, जो लूज शीट थी उसे स्लाइम लेयर कहेंगे और जो थिक स्टफ एंड शीट है उसे कैप्सूल कहेंगे। ओके, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना है, हमें पता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना है और ये सपोर्ट देता है, शेप देता है सेल को। फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या अराइज होता है, मीजोसोम्स। क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम का अराइज होता है। मीजोसोम्स किस 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन का, डीएनए रेप्लिकेशन का, रेस्पिरेशन का और सिक्रीशन का। ये मीजोसोम्स ये फंक्शन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। अपेंडेजेस में हमने देख लिया, फ्लैजिला में फ्लैजिला तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। और पाइली और फिम्बरी हमने देख लिया था, वो लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, नॉन लोकोमोटरी है। पाइली और फिम्बरी का काम क्या था, पाइली का था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसोसिएट करना और फिम्बरी का काम था अटैचमेंट का। प्रोकैरियोटिक सेल इतना ही है, लेकिन हमें थोड़ा इलेबोरेटली पढ़ना पड़ा है इसको। ओके, अब शेप्स के बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के शेप्स कौन से होते हैं, वैसे तो 3 मेन शेप्स ही होते हैं, बेसिलस, कोकस और स्पाइरल। ठीक है, एनसीईआरटी में इतने दे रखे हैं, लेकिन इन शेप के अलावा शीथेड स्टॉक, फिलामेंटस स्टार और प्लियोमॉर्फिक यानी अलग अलग शेप, एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट होने वाला बैक्टीरिया प्लियोमॉर्फिक। बेसिल स्पाइरल कैसे होते हैं, स्पाइरल नाम से ही पता चलता है, कॉइल्ड होते हैं थोड़े, ये स्पाइरल बैक्टीरिया। बेसिलस होते हैं रॉड शेप्ड, ये बेसिलस, और कोकस होता है राउंड और ओवल शेप। ठीक है, ये 3 शेप्स होते हैं, मेन शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत सारे शेप होते हैं, प्लियोमॉर्फिक मैंने आपको बता दिया है। और साइज ऑफ बैक्टीरिया क्या, कितने बड़े बैक्टीरिया होते हैं और कितने छोटे बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है PPLO, प्लूरोनिमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्मॉलर एंड रिप्रोड्यूस फास्टर एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, ये सबसे ज्यादा छोटा होता है और सबसे ज्यादा फास्ट रिप्रोड्यूस करने वाला होता है। प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ से 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक लेंथ डायमीटर में होता है। ठीक है, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, ये इनका साइज होता है। ओके, तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइज के बारे में और शेप्स के बारे में। अब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। बैक्टीरियल सेल तो हमने देख लिया, टिपिकल बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, क्या होता है, सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की सब जगह मिलते हैं ये ना, बहुत जगह मिलते हैं, कहाँ पे, अर्थ में सब जगह, ह्यूमन बॉडी में भी मिलते हैं। ओके, और कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन ये देख लिया, उनमें क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिम्बरी प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ओके, एंडोस्पोर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, वो बताना भूल गई मैं आपको। टफ और डोरमेंट स्ट्रक्चर में मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती है तब बैक्टीरिया क्या करता है, अपने चारों तरफ एक ऐसी लेयर बना देता है, टफ लेयर बना देता है, तो वो क्या होता है,
जो अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए उसे एंडोस्पोर, उस चीज को एंडोस्पोर कहा जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब एंडोस्पोर से निकल जाता है वो एंडोस्पोर एक्टिव कंडीशन में वापस फेवरेबल कंडीशंस में आ जाती है। ठीक है, डीएनए हमने देख लिया, डीएनए प्लाज्मिड होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ये डीएनए होता है। नेक्स्ट होता है प्रोकैरियोट का एग्जांपल है आर्कियल सेल। आर्कियल सेल क्या होता है, बैक्टीरिया के जैसे ही शेप एंड साइज में होता है, तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में वो हमें मिलता है ना। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, हॉट स्प्रिंग हो गई जहाँ पे दलदल होता है, मार्शेस होती है, आर्कियल सेल वहां मिलता है। तो सेल वॉल एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उसमें, लेकिन उनकी जो सेल वॉल है उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन इज एब्सेंट इन आर्कियल सेल वॉल। और मेम्ब्रेन किसकी, लिपिड कंटेंट की बनी होती है, डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्री उनकी डिफरेंट होती है, लिपिड कंटेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। जस्ट लाइक बैक्टीरिया, उसमें क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और प्लाज्मिड्स भी होता है। बस एक्सट्रीम कंडीशंस में आर्कियल सेल पाया जाता है और इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है और इनका लिपिड भी अलग तरीके का होता है। अब हम प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन बेटा दो तरीके से होता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। एसेक्सुअली तो होता है बाइनरी फिशन से, और सेक्सुअली होता है रिकॉम्बिनेशन से। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन और बताऊंगी मैं आपको, पहले बाइनरी फिशन देख लेते हैं। बाइनरी फिशन बैक्टीरियाज में कैसा होता है, ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में अब बाइनरी फिशन में क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल में ये है, क्या है ये, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या करेगा, न्यूक्लियोइड जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा, तब ये देखा था डीएनए रेप्लिकेशन होता है मीजोजोम्स के थ्रू। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक जाकर क्या होगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, एनलार्ज होगा, सेल एनलार्ज होगा और डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा। डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा, सेल एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया सेल, और जो प्लाज्मिड है, सॉरी जो न्यूक्लियोइड है वो भी बढ़ गया। फिर एक क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन हो गया, क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन हो गया और दो सेल्स फॉर्म हो गए। ये है बाइनरी फिशन। पहले क्या होगा, सेल एनलार्ज, डीएनए अटैच होगा, अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डीएनए अटैच हो गया, सेल एनलार्ज हुआ, सेकेंड में सेल एनलार्ज हो गया और जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। डिवाइड होने के बाद में क्रॉस वॉल फॉर्मेशन हुआ, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन हुआ और सेल दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। ये था बाइनरी फिशन, दो डॉटर सेल्स अलग अलग बन गए। ओके, तो ये था बाइनरी फिशन रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली बैक्टीरिया ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है इसमें। सबसे पहला होगा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होगा? कॉन्जुगेशन में बैक्टीरियल सेल है, इसके पास में इसका न्यूक्लियोइड है और प्लाज्मिड है। ठीक है, प्लाज्मिड है और इसके पास एक पिलाई है। मैंने बोला था पिलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन में काम आता है। ठीक है, तो पिलाई क्या करेगा? ये है डोनर सेल और ये है रिसिपिएंट सेल। रिसिपिएंट सेल के पास क्या है? न्यूक्लियोइड तो है, प्लाज्मिड नहीं है। प्लाज्मिड का ट्रांसफर कैसे होगा? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कैसे होगा? जब ये पिलाई इससे इनकॉर्पोरेट होगी दूसरे से, रिसिपिएंट से, तो फिर जो जेनेटिक मटेरियल है सेकेंड स्टेप में, जो जेनेटिक मटेरियल है प्लाज्मिड, उसका एक फैक्टर एफ फैक्टर वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद में सारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। सारा नहीं, मतलब प्लाज्मिड का थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। और यहाँ पे फॉर्म हो गया प्लाज्मिड। ये है डोनर सेल, इसके पास अपना प्लाज्मिड खुद का सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है प्लाज्मिड। ओके, याद रखिएगा। ये डॉटर सेल फॉर्म होगी कॉन्जुगेशन से, डॉटर सेल्स। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स। ओके, कॉन्जुगेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? जो भी सराउंडिंग जेनेटिक मटेरियल होता है, दूसरा जेनेटिक मटेरियल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो डीएनए क्या करता है? दूसरे डीएनए से इनकॉर्पोरेट कर और रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग इज टेकन बाय द बैक्टीरियल सेल एंड इनकॉर्पोरेट इनटू इट्स डीएनए। उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लेता है और फिर डिवाइड होकर फिर बाद में रिप्रोडक्शन कर लेता है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन में क्या होता है? जैसे बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस के नाम है। वायरसेस के थ्रू बैक्टीरियल सेल में रिप्रोडक्शन होने को कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो हमारे कोर्स में रिप्रोडक्शन में इतना ही है, इतना हम पढ़ लेंगे, इतना हमें याद रह जाएगा। हमें याद रखना है ये सब कुछ। ओके, तो रिवाइज कर लेते हैं वापस। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में हमने देखा कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा कौन? पिलाई। पिलाई कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा, डोनर सेल का पिलाई। और ट्रांसफर किसको करेगा? प्लाज्मिड के एक पार्ट को, प्लाज्मिड के एक पार्ट को ट्रांसफर करेगा रेसिपिएंट सेल में। चूंकि प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वहां पे रेप्लिकेट करेगा और 2 डॉटर सेल्स बना देगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? सराउंडिंग डीएनए मतलब कोई भी दूसरे सेल का डीएनए सराउंडिंग में होगा तो दूसरा क्या करेगा? जो रिसिपिएंट सेल है उस डीएनए को ले लेगा और रिप्रोड्यूस हो जाएगा। और ट्रांसडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन बाय वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेज क्या करता है? वायरस क्या करता है कि दूसरे सेल से जेनेटिक मटेरियल लाकर उस दूसरे इस रिसिपिएंट सेल को देकर बैक्टीरियोफेज क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर उसमें उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल को। ओके, तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, सारा कुछ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे मैंने सारे नीट के क्वेश्चंस दे रखे हैं, PYQs दे रखे हैं, आप उन्हें देखिएगा, उनके आंसर्स फाइंड आउट करिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।